जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ना, आज हम उसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक बात पूछते हैं, आप लोग उसका आंसर दीजिए। हमारे देश का नेशनल सिंबल क्या है? हमारे देश का, भारत देश का नेशनल सिंबल क्या है? आप सभी लोगों को जानकारी होगी, सभी लोगों ने देखा होगा। ये रहा हमारे देश का नेशनल सिंबल, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं। चारों शेर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों साइड को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने हर जगह देखा होगा। ये हमारे देश का नेशनल सिंबल है। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि हमारे देश का नेशनल सिंबल आया कहाँ से? किस राजा ने इसकी स्थापना करवाई? किस सम्राट ने? कहाँ पर ये पाया गया? इसके बारे में आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। जितने भी ये चिन्ह हैं, स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, आप लोगों ने बहुत नाम देखे होंगे। आज जिस राजा ने सर्वप्रथम ये शिलालेख और ये लिखवाने की प्रथा शुरुआत करवाई है, आज हम उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। हाँ, आज हम सम्राट अशोक के बारे में देखने वाले हैं। हम मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जो था, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका भी जाकर देख लीजिए। उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था बिंदुसार, उसके बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम ये सम्राट अशोक के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बिंदुसार का ही सुपुत्र था। ठीक है, तो उसके बारे में ये देखिए, ये सब सारनाथ स्तंभ लेख, अभी ये सब आपको बताएंगे। पूरा ये मैप भी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेख मिले हैं। एक ये स्तंभ लेख है, इनके बारे में अभी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक। अशोक के बारे में बहुत, इसने नंबर एक बात ये है कि इसने बहुत से अभिलेख लिखवाए हैं, बहुत से इसने शिलालेख लिखवाए हैं। तो इसके हर जगह इसके नाम देखने को मिलते हैं, एक तरह से अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो है मास्की और गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम मिला है अशोक। जो दो अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मिलता है। वायु पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। ईरानी अभिलेखों में इसका नाम देव नाम प्रिय एवं देव नाम प्रियदर्शी इसका नाम मिलता है। ठीक है, ईरानी अभिलेखों में भी इसका नाम मिलता है। इसने जहाँ जहाँ भी जो अभिलेख लिखवाए हैं, वहीं की भाषा में इसने अभिलेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा चलिए और आगे देखते हैं। अब इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद में जो इसके जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनके बारे में विस्तार से देखेंगे कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है और किसने क्या लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैन अनुश्रुति के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राधा गुप्त की मदद से राजगद्दी पर बैठा था। पिछले वीडियो की जो आखिरी लाइन थी ना, वो ये थी कि बिंदुसार की 16 जो जो उसकी वाइफ 16 थी, और जो उसके सुपुत्र थे वो 101 सुपुत्र थे। ठीक है, उनमें से एक अशोक भी था। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या वो कर दी थी। ठीक है, सिर्फ अपने एक भाई को छोड़ा था और 2 ये लोग बचे थे, बाकी 99 भाइयों की हत्या इसने की थी। अब आप देख सकते हैं कि राजा बनने के लिए इसने कितना बड़ा नरसंहार किया था अपनी ही फैमिली में। ठीक है, तो इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी। पूरा गृह युद्ध चलता है 4 साल तक बराबर, और फिर इसके बाद में 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में इसका विधिवत राज्याभिषेक होता है। और करता है कौन? राधा गुप्त, जो कि चाणक्य का ही शिष्य होता है। राधा गुप्त के बारे में बताया जाता है कि ये चाणक्य का ही शिष्य था। ठीक है, इसकी मदद से ये जो मतलब 99 भाइयों को मारता है, तो इसी की वो से मारता है, सहायता से। और 4 वर्षों बाद में जब इस 4 वर्ष गृह युद्ध के बाद में जब इसका राज्याभिषेक होता है, तो राधा गुप्त ही इसका राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, अगला जो जो स्रोत है वो क्या है? कल्लड़ की राज तरंगणी। ये जो किताब राज तरंगणी किताब लिखी हुई है, इसके लेखक कौन है? कल्लड़ ही है। और राज तरंगणी के बारे में आपको एक बात बता दें कि इसमें कश्मीर से रिलेटेड पूरा इतिहास है। कश्मीर की प्राचीनतम जानकारी जो मिलती है वो हमें कल्लड़ की राज तरंगणी जो बुक है, इसी से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है कि जो अशोक था ना, वो शिव का उपासक था। अशोक शिव का उपासक था, और उसने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। जो वर्तमान श्रीनगर शहर है ना, उसकी स्थापना अशोक ने ही की थी।
और वो शिव का उपासक था, तो इस वजह से वहाँ पर वो गया था और उसने ये मतलब जो श्रीनगर शहर है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्रोत हमको कहाँ से मिलती है? कल्लड़ की राज तरंगणी से इसकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अशोक ने उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से शादी की थी। अशोक ने उज्जैन की राजकुमारी जो थी महादेवी, उससे शादी की थी। पिछली वीडियो में बताया था कि अशोक राजा बनने के पहले उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, उज्जैन का वो था राज्यपाल था, तो पहली शादी जो उसकी होती है वो वहीं पर ही हो जाती है। तो इससे महादेवी से शादी होती है, जिससे इनके पुत्र होते हैं महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा। इसके पुत्र होते हैं महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा। ठीक है, दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए ये श्रीलंका भेज देता है। जो अशोक होता है अभी आगे चल के बौद्ध धर्म का ये वो कर लेगा, अभी शिव का उपासक था, फिर इसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लेगा। तो महेंद्र और संघमित्रा को ये श्रीलंका भेज देता है कि आप जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर करिए। वहीं से श्रीलंका से जाके ये वहाँ एक प्रचार करते हैं, और फिर इसके बाद ये पूर्वी एशिया वाला जितना क्षेत्र है आपका, वहाँ पर सब जगह जाके बौद्ध धर्म का प्रचार शुरुआत हो जाती है यहीं से। ठीक है, अब इसके बाद में एक घटना होती है अशोक के जीवन में। उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। इसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध इसलिए होता है कि उसको चाहिए होते हैं हाथी, और हाथी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? जो कलिंग राज्य था वहीं पर ही मिलते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में उड़ीसा राज्य जो है वो प्राचीन काल में उसी का नाम कलिंग था। अब वहाँ पर पहले भी हाथी मिलते थे, अभी भी हाथी जो मतलब ज़्यादातर हाथी हैं उसी क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, तो हाथियों की प्राप्ति के लिए ये कर देता है, कलिंग की जो राजधानी होती है, कलिंग की राजधानी तोसली में आक्रमण वो कर देता है। कौन? अशोक। ठीक है, वहाँ का राजा कौन होता है? नंदराज, उसको हरा देता है। ठीक है, जो वहाँ का राजा होता है उसको हरा देता है। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जिसको खारवेल राजा ने बनवाया था, जो कि चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो अब कलिंग के युद्ध में होता क्या है कि इसमें बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और 50,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये जब घटना होती है ना, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, अशोक जीत जाता है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये वहीं पर बैठ गया था। उसने जिस समय देखा कि 1 लाख सैनिक मारे गए, 50,000 घायल हो गए, तो ये इसका फिर युद्ध से मोह भंग हो जाता है। वही अशोक है जिसने अपने 99 भाइयों को मारा था। ठीक है, और तब उसका हृदय जो परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर आकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब ये देखिए, इसके बाद में होता क्या है कि ये देखिए, ठीक है, पहले इसकी इसी जो यहीं का पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे देखेंगे। अशोक ने कलिंग विजय के बाद वहाँ की राजकुमारी कारुबाकी से विवाह कर लेता है। ठीक है, कलिंग की ही जो राजकुमारी होती है कारुबाकी, आपने अगर आप सभी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अजातशत्रु से लगा के, बिंदुसार से लगा के, चंद्रगुप्त मौर्य से लगा के जितने भी युद्ध हुए हैं ना, तो युद्ध होने के बाद में जो पार्टी जीतती है, जो राजा युद्ध जीतता है, वो हारे हुए राजा की पुत्री से विवाह हो जाता है इनका। मोस्टली ऐसा ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पर भी होता है भाई, अशोक की शादी जो होती है वो कलिंग की जो राजकुमारी होती है कारुबाकी, उससे इनकी शादी हो जाती है। इनसे इनका पुत्र होता है कौन? कुणाल इनका पुत्र होता है, कारुबाकी का और अशोक का। और इसका जो कुणाल का पुत्र होता है दशरथ होता है। क्योंकि जो महादेवी से इनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म प्रचार के लिए ये लोग भेज देते हैं। तो इसके अशोक के बाद में जो राजा बनता है वो यही राजा बनता है। जो कारुबाकी से इनका जो पुत्र होता है, उनसे जो पुत्र होता है वही आगे चल के राजा बनता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है वो कौन होता है? बृहदत्त होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं कि जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो इसके बाद में होता क्या है कि कलिंग विजय के बाद ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग विजय के बाद में जो अशोक होता है, सम्राट अशोक होता है, ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म में इसका परिवर्तन करवाता कौन है? मोगली पुत्तिस। तीसरी जो बौद्ध महासंगीति हुई थी ना,
उसमें इसका उसकी अध्यक्षता इसी ने की थी। ठीक है, ये वही समय है जब सम्राट अशोक राजा थे, सम्राट थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको कौन देता है? जिस तरह से उसका नाम होता है उपगुप्त नाम होता है। जो उपगुप्त होता है वो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है और बौद्ध धर्म में परिवर्तन करवाता है कौन? मोगली पुत्तिस। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष ये जाता है बोध गया जाता है एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी जाकर उन्हें टैक्स फ्री कर देता है। बोध गया और लुम्बिनी दोनों, अगर आपको याद हो, अगर आपने बौद्ध धर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। उसमें बौद्ध धर्म में बोध गया और लुम्बिनी दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो उन दोनों क्षेत्रों की टैक्स फ्री घोषित कर देता है कि हाँ, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुमंदी अभिलेख से इसकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, ये तो था सम्राट अशोक के जीवन के बारे में। अब उसने कौन कौन स्तंभ लेख लिखवाए हैं, कौन कौन शिलालेख लिखवाए हैं, किसमें क्या लिखवाया है, वो हम देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। हाँ, ये रहे अशोक के 7 स्तंभ लेख। अब हम 7 की स्थिति देखेंगे, कब कहाँ पर गए और अब वर्तमान स्थिति में कहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहला अभिलेख स्तंभ लेख कौन सा? टोपरा और दूसरा है मेरठ। दोनों को इस वजह से साथ में लिखा क्योंकि इन दोनों के साथ में एक घटना हुई है जो साथ में ही हुई है। दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित करवाए। जो टोपरा स्तंभ लेख था और मेरठ जो स्तंभ लेख था, दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित वो करवाए। ठीक है, तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। इसको जो कलिंग की राजकुमारी थी ना, कारूबाकी, उन्होंने ही इसको लिखवाया था। ठीक है, उन्होंने ही लिखवाया था, लेकिन अशोक के समय काल में लिखवाया था, इस वजह से कहा जाता है कि अशोक के समय में इसको ये लिखा गया था। ठीक है, इसके बारे में हम और देख लेते हैं। इसमें समुद्रगुप्त ने, आगे चल के जो गुप्त वंश आएगा उसका जो महान राजा आएगा समुद्रगुप्त, वो अपनी लिखवाता है कि अपनी वाहवाही लिखवाता है कि हमने इतने राज्यों को जीता, हमने ये करवाया। ठीक है, अपनी वाहवाही कौन लिखवाता है? समुद्रगुप्त लिखवाता है। आगे चलकर जहांगीर ने इसमें अपना राज्याभिषेक लिखवाया है। जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक कि हम अब मुगल सम्राट के मतलब बादशाह बन रहे हैं, तो अपना राज्याभिषेक कौन लिखवाता है? जहांगीर लिखवाता है। अकबर इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा देता है। कौशाम्बी से इलाहाबाद का जो महल था वहाँ पर स्थानांतरित करवा देता है कौन? अकबर इसका स्थानांतरित करवा देता है। ठीक है, तो ये प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में कुछ 3-4 लाइनें हैं जो कि कभी कभार क्वेश्चन में ऊपर नीचे वो करके आ ही जाता है। ठीक, चौथा है हमारा सारनाथ स्तंभ लेख। यहीं से हमारा राष्ट्रीय जो सिंबल है, नेशनल सिंबल है, यहीं से प्राप्त हुआ है। सारनाथ स्तंभ लेख से ही ये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आपको दिखाई देते हैं सारनाथ स्तंभ लेख। ये रहा सारनाथ स्तंभ लेख, जिसके ऊपर ये 4 शेर बने हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए ये आपको बना हुआ है सुदर्शन चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, जो कि हमारे भारतीय झंडे के बीच में बना हुआ है, वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा सारनाथ स्तंभ लेख। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी फ़ोटो इतनी ही आई हुई है। ये देखिए, ये नीचे अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से है ये पूरा। ठीक है, तो ये है सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक, चलिए इसको अब हम और देख लेते हैं आगे। कहाँ गया? ये आ गया। हाँ, 5वां है सांची स्तंभ लेख। जो 5वां है हमारा वो सांची स्तंभ लेख है, जो कि नष्ट हो चुका है। वर्तमान स्थिति में सांची स्तंभ लेख नहीं है। ठीक, 6वां है लावारिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ये कहाँ पर है? बिहार में, वर्तमान बिहार में मौजूद है अभी। ठीक है, 7वां काफ़ी फेमस है रामपूर्व स्तंभ लेख। ये पहले बिहार में था, लेकिन अब इसे राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अब ये अगर आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं तो आपको रामपूर्व स्तंभ लेख देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो थे स्तंभ लेख। अब हम देख लेते हैं अशोक के शिलालेख। ठीक है, कितने शिलालेख हैं? ये इतने शिलालेख हैं। किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर रोक लगाता है। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान, ये कौन बोलता है? अशोक बोलता है कि संपूर्ण प्रजा है ना, जो वो मेरी संतान के समान है। और वन्य जीव संरक्षण, ये देखिए आज के 2200 वर्ष पूर्व कोई राजा अगर ये बोलता है कि वन्य जीव का संरक्षण करिए,
पशु बलि पर प्रतिबंध लगाइए। कितनी बड़ी बात थी, इसी वजह से ये अशोक जो था वो महान था। ठीक है, वो बहुत ही आगे की देखता है। इसका जो शिलालेख में जो लिखा हुआ है ना, बहुत ही मतलब एक समाज को कैसा होना चाहिए वो इसमें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा जो शिलालेख वो क्या बोलता है कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, मतलब दोनों के लिए अस्पताल होने चाहिए, जानवरों का भी अस्पताल होना चाहिए और मनुष्यों का भी अस्पताल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है धार्मिक नियमों का उल्लेख, महामात्यों की नियुक्ति। धार्मिक नियम कैसे होने चाहिए, कैसे हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये हमारे तीसरे अभिलेख में लिखा हुआ है। चौथे में धम्म घोष की स्थापना, धम्म घोष की घोषणा, ये लिखी हुई है हमारे जो चौथा अभिलेख आया था जिस तरह से उसमें लिखी हुई है। ठीक है, पांचवें धर्म मात्यों की नियुक्ति। मात्य मतलब मंत्री से आप अंदाजा लगा लीजिए कि धर्म जो मंत्री होते थे उनकी नियुक्ति कैसे होगी। छठवें में आत्म नियंत्रण की शिक्षा, अपने आप में नियंत्रण कैसे रखें। ये सिर्फ इसने मंत्रियों के लिए ही नहीं लिखवाए थे, आम जनता के लिए भी लिखवाए, मतलब समाज के जितने भी पहलू होते हैं ना, सभी के बारे में इसने शिलालेखों में लिखवाया हुआ है। ठीक है, सातवें में है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। सातवां जो शिलालेख है उसमें है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। आठवें में भी सेम चीज़ है कि उसकी जो तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, जो कि आपने 10वें वर्ष वो बोध गया जाता है, 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, ये इसी 7वें और 8वें में लिखे हुए हैं। ठीक है, 9वें में सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख, हमें कैसे शिष्टाचार करना है, हमें कैसे सबका आदर सम्मान करना है, जब कोई मिले सच्ची भेंट करनी है। ये नहीं कि सामने कुछ और बोल रहे हैं और पीठ पीछे हाँ हम बताइए तुमका, ये चीज़ें नहीं हो, मतलब सच्ची भेंट होनी चाहिए, जैसा आप मिल रहे हैं, जैसा आपका व्यक्तित्व है वो आपका दिखना चाहिए। ठीक है, 10वें में राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो राजा भी जो मतलब उसने ये नहीं लिखा है कि मैं राजा हूं तो मैं अपने आप को बचा लूं, राजा भी और आगे भी जो राजा आएंगे वो भी, और उच्च अधिकारी जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो प्रजा के हित में ही सोचेंगे। ठीक है, 11वें में धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या, धम्म मतलब धर्म है, उस समय पर धर्म को धम्म ही बोला जाता था, उसकी व्याख्या वो की गई है कि धर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे 11 हो गए, इसके बाद में हम और देख लेते हैं 12 13 जो और वो हैं। तो 12 में बोला गया स्त्री महामात्यों की नियुक्ति। ये देखिए स्त्रियों की भी बात की है उस समय पर, जो कि आप ये देख सकते हैं कि 100 वर्ष से अब ये अपने समाज में स्त्रियों का इतना मतलब अब होने लगा है। इसके पहले स्त्रियों की दशा कैसी थी किसी भी समाज में, या आप आराम से जानते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अशोक ने उस समय पर स्त्री महामात्यों की नियुक्ति के लिए बोला था। ठीक है, 13वां है कलिंग युद्ध का वर्णन और हृदय परिवर्तन, वही जो कलिंग युद्ध पीछे बताया है 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये उसका वर्णन 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। 14वें शिलालेख में है कि धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। जो भी समाज है, जो भी व्यक्ति हैं, वो धार्मिक जीवन जिएं, चाहे जैसे जिएं, मतलब कुछ भी करें लेकिन धर्म का पालन करें और धार्मिक जीवन ही जिएं। ठीक है, ये तो थे हमारे भैया अशोक के शिलालेख। और हम देख लेते हैं मौर्य का प्रशासन। मौर्य प्रशासन के समय पर जब वो मौर्य काल चल रहा था तो उस समय पर किस अधिकारी को क्या बोला जाता था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार घूम फिर के आते हैं, इस वजह से इनको लिया गया है। चलिए देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ सीमित ही लिए जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है हमारा सन्निदाता। सन्निदाता बोला जाता है राजकीय कोषाध्यक्ष को। समाहर्ता ये बोला जाता है राजस्व विभाग के मुख्य अधिकारी को। व्यावहारिक नगर का मुख्य न्यायाधीश। सीताध्यक्ष ये इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सीताध्यक्ष आप अंदाजा लगा सकते हैं, सीताध्यक्ष, सीता का मतलब एक तरह से वो भी होता है जो मतलब खेत से संबंधित होता है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद वाला है दंडपाल, ये कौन होता था, पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, इसके बाद है प्रादेशिका जिलाधिकारी। शुल्काध्यक्ष टैक्स मंत्री। ठीक है, धम्ममात्य ये होता था धार्मिक कार्यों का मंत्री। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और है, ये जो एक तरह से होता था जो समय पर होता था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण इसमें क्या होता था कि मुख्यमंत्री हो, पुरोहित हो, कोई भी मंत्री जो होते थे जिनकी नियुक्ति होनी होती थी, उनके लिए उनका जो व्यवहार कैसा है, उनका मतलब काम करने लायक है कि नहीं है, उनका व्यवहार मतलब कैसे बात करते हैं, इन सब की जांच पड़ताल होती थी, उसी को उपधा परीक्षण बोला जाता था। ठीक है, तो ये तो था हमारा मौर्य प्रशासन।
अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख जिनके बारे में हमने देखा। चलिए थोड़ी जो ये देखिए ये स्तंभलेख है, ये देखिए कितना बड़ा स्तंभ है, इस पर इसने पूरे में लिखवाया हुआ है अपनी उसी समय की भाषा पर। ठीक है, इसके अलावा ये इसका उस समय का क्षेत्र है, ये देखिए कांधार, शहबाजगढ़ी। ठीक है, ये कांधार, शहबाजगढ़ी, यहाँ पर भी इसने शिलालेख हैं। ये कलसी, ये दिल्ली, टोपरा, मेरठ अभिलेख। ठीक है, ये कौशाम्बी, लाहौरी, नंदनगढ़। तो इसने ये पूरे भारत में इसकी कहाँ कहाँ पर, ये देखिए ये सोपरा हो गया। ठीक है, इस तरह से इसने सभी जगह अभिलेख लिखवाए हैं, अभी जगह इसने सब वो करवाया है। ये सारनाथ का स्तंभ लेख भी इसी का है। ठीक है, तो इसके बारे में इसने बहुत कुछ कार्य किए थे, इसी वजह से फेमस है और अभी तक इसका नाम लिया जाता है, सम्राट अशोक बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मौर्य वंश खत्म हो जाता है। अगला जो वंश आएगा उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। नमस्कार।